बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं समर 2024 का पास पेपर दोस्तों। क्वेश्चन वन के बाद अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर टू पे। ये क्वेश्चन नंबर टू इज अबाउट रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अ बिट अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इट्स एन इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस तो ब्लेसिंग होते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके साथ पास स्क्रीन पे मौजूद है एंड आई ऑल्सो हैव अ हार्ड कॉपी। मैं इससे रीड कर रहा हूँ, आप फॉलो करें। फिर हम इसकी आंसर की प्लानिंग करते हैं और सॉल्व करते हैं। टॉप ट्रैवल लिमिटेड इज अ प्राइवेटली ओन्ड बस कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज। जी, Top Travel Limited is a privately owned bus company that provides local services within Karachi. Okay, TT is currently a minor player. अभी एक छोटा player है within the industry. However, the board have ambitious plans to be one of the top five providers within the next 5 years. Okay, in November 2023, TT acquired five new electric buses at a cost of 500 million. The investment in new buses is the first phase of TT's growth plan. TT का plan ये है कि वो grow करे, इसके ambitious plan है। और 500 मिलियन की उन्होंने अभी बसेस ली हैं। पांच न्यू राउट्स हैव बीन एडेड एक्सपेंडिंग सर्विसेज टू डिफरेंट हाई पॉपुलेशन एरियाज एंड सम लॉन्गर डिस्टेंस इंटरसिटी सर्विसेज। TT used surplus cash held at the bank to purchase the additional non-current assets। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने एक जुमला लिखा है स्पेशली कि एक सरप्लस कैश अभी आपके पास पड़ा था, उससे आपने फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग की है। टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डिटोरिएशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने वर्किंग कैपिटल से यानी कैश से आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की फाइनेंसिंग की है। ये अभी हमने देखना पड़ेगा। You have recently started working for TT in the finance department and you have been asked to design a performance measurement system that will assist the board in reaching their goal। आपने अभी क्वालिफाई होते ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया है और आपको कहा गया है कि आप एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बनाएं जो कि बोर्ड को असिस्ट करेगा उनकी एम्बिशियस प्लान में। हिस्टोरिकली टीटी हैज फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल फाइनेंस मेजर्स, हाउएवर दिस इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी सफिशिएंट। टिपिकल फाइनेंशियल मेजर्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस के? जी, आपकी क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है। बट आई थिंक द बोर्ड वांट्स मोर यानी ऑपरेशनल केपीआईज एज वेल, जो कि हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सोचेंगे कि क्या है। रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू गिवन है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम देखें तो रेवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, टैक्स इज एट 29%, नेट प्रॉफिट कम हुआ है 138 से 47 इस साल। डिविडेंड उतना ही दिया हमने एंड सो रिटेन अर्निंग्स आर लेस। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज द बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट्स अगर हम देखें तो 1.1 बिलियन रुपीज इन मिलियन में ये फिगर्स हैं। 1.1 बिलियन में 1.69 बिलियन हो गए, ये वही बिकॉज ऑफ दी बसेस जो हमने नई ली हैं 500 मिलियन का, तो स्ट्रेट वही इम्पैक्ट होगा। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश। करंट एसेट्स अगर हम देखें तो कैश 1.597 से 1087 हो गया, ये वही 500 मिलियन जो हमने कैश से यूज करके बसेस की फाइनेंसिंग की है। तो करंट एसेट्स कम हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज हम देखें तो 1.5 से 1.6, 1537 टू 162 बढ़ी हैं। नेट करंट एसेट्स विच रिप्रेजेंट्स योर एक्चुअली वर्किंग कैपिटल अगर हम देखें तो पॉजिटिव से कम होकर नेगेटिव हो गया। कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन आ गए। अच्छा जी, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैलकुलेशंस क्या टीटीज करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। सबसे पहले तो हमने इवेल्युएट करना है टीटी की करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को, कि जी इसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन है क्या, उसके एक एवेल्युएशन करेंगे। 10 मार्क्स इसके हैं। फिर हमारे पास पार्ट बी है, सजेस्ट सुटेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट द बोर्ड कैन यूज। एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को हमने इवैल्यूएट करना है जो टिपिकल फाइनेंशियल मेजर्स के थ्रू। फिर पार्ट बी क्या कह रहा है, सजेस्ट सुटेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज दैट द बोर्ड कैन यूज इन एडिशन टू द करंट फाइनेंशियल मेजर्स फॉर द फॉलोइंग फोर एरियाज दैट आर क्रिटिकल टू द फ्यूचर सक्सेस। फाइनेंशियल भी, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, कस्टमर फोकस, उसके लिए क्या केपीआईज डेवलप हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं और बताने हैं। हमने बेसिकली केपीआईज क्या पॉसिबल होंगे
और इन एरियाज में ये बताना है, बेसिकली कैलकुलेशन तो नहीं है कोई, कैलकुलेशन तो ऊपर हमारी पार्ट ए में है। पार्ट सी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द लिक्विडिटी प्रॉब्लम दैट द कंपनी इज फेसिंग and suggest methods that TT can implement to manage identified short-term liquidity deficits. Liquidity problem की वजह क्या है जो वो फेस कर रही है कंपनी, और सजेस्ट करें वो मेथड जिससे लिक्विडिटी इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डेफिसिट को। ये 9 मार्क्स हैं। तो इफेक्टिवली ये 15 और 10 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम देखें तो कैलकुलेशन 10 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स की प्राइमरीली डिस्कशन है। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और सो वी हैव टाइम मार्क्स के हिसाब से, 25 मार्क्स के हिसाब से अगर आप 1.6 1.8 मिनट्स के हिसाब से करें तो हमारे पास 40 से 45 मिनट्स मौजूद हैं हमारे पास इसके लिए। और तो हम आराम से प्लान करके अपना आंसर और अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो विद दिस अब मैं ओपन करूंगा अपने सॉफ्टवेयर की, जो हमारी डेमो सॉफ्टवेयर है उसकी विंडो को, वहाँ हम कैलकुलेशंस करेंगे और फिर हम डिस्कशन पार्ट को भी कवर करेंगे और उसके बुलेट्स भी नोट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। जी दोस्तों, तो अब हम आ गए अपनी सॉल्यूशन की स्क्रीन पे, और ये आपको नज़र आ रहा है। मैंने ऊपर लिख दिया टॉप ट्रैवल लिमिटेड करंट फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन की हम इवैल्यूएशन पहले करेंगे। क्वेश्चन का पार्ट ये दोबारा रीड करते हैं। इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल कैलकुलेशन, सूटेबल कैलकुलेशंस करके रेशियोज के थ्रू ही करेंगे टीटीज करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स, हम यहाँ ऊपर आ गए, लेट्स कैलकुलेट द परफॉर्मेंस की रेशियोज, key financial ratios to evaluate financial performance and position of the टॉप ट्रैवल लिमिटेड, टीटी लिमिटेड। ठीक है जी, यही क्वेश्चन ने कहा है मैं पार्ट ए में। तो अब हम ये लिख के अब हम नीचे आ जाते हैं और अब हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं पहले, और फिर हम बाकी काम करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे 2024 2023, ये 2 साल हैं। फिगर्स रुपीज एंड मिलियंस, इनको हम मर्ज कर दें, अगर मर्ज एंड सेंटर रुपीज इन मिलियन जैसे कि उन्होंने भी किया है, और यहाँ हम कर दें परसेंटेज चेंज, कैलकुलेट करते हैं, फिर हम मेजर रेशियोज निकालते हैं। तो इससे हमें एक ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब हमारी इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंट उसमें क्या है। तो पहले हम आ जाते हैं पीएनएल पे, हमारे पास मौजूद है। पहले तो सिर्फ उठाते हैं की फिगर्स डालते हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑफ कोर्स उसके बाद आ जाएगा खुद ही ग्रॉस प्रॉफिट, फिर है हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा पीपीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। वी हैव दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, then we have interest expense, and then we have of course PBT, then tax at the rate of 29%, and then we have PAT या जिसे हम कहते हैं net profit, and then we have dividends, and then we have retained earnings। ठीक है ना, ये कितना प्रॉफिट पर रिटेन अर्निंग्स में किया। अच्छा, फिगर्स कॉपी करते हैं, 4510, 4318, then we have 4268, and here we have 3948, इस तरह के। and of course this would be sum of this, control C, control V, and then we have admin expenses 126, then we have 125, there's no significant difference in expenses here। फिर भी है पीबीआईटी, पीबीआईटी हमारा ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, एंटर करने से नहीं होता, ये हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। -50, -50 इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना ही है। पीबीटी वुड बी देन 66, फिगर हम मैच भी करते जा रहे हैं, यस 195, देन इसका इंटू 29%, इस पे हम माइनस लगा दें क्योंकि ये टैक्स है।
इसी को उठाया हमने, यहाँ फिगर डाली, देन वी हैव ऐड कर दें इसमें, दिस इज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बन गया। देन वी हैव डिविडेंड, डिविडेंड हमारे पास उतने ही है। एंड देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं परसेंटेज अगर चेंज निकालें, तो परसेंटेज चेंज इससे निकालने से पहले इन फिगर्स को हम ठीक कर दें, एक डिजिट तक बस राउंड ऑफ कर लेते हैं। एंड देन वी हैव, अब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस माइनस वन, और यही परसेंटेज चेंज हम यहाँ डाल दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हम इन सब पे भी परसेंटेज डाल दें साइन, और एक डिजिट तक रख लेते हैं। सो दिस इज द पी एन एल एनालिसिस। अगर हम मोटी मोटी बात देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट, रेड कर दें इसको अगर हम, तो ये देखें आप, ये स्लाइट इंक्रीज है, इंक्रीज को हम ग्रीन कलर कर देते हैं फॉर द ईज ऑफ वो। ओहो, ये तो वही रहे, ऐसे कर रहे हैं हम, तो वी हैव गॉट ग्रीन कलर, स्लाइटली इंक्रीज हुई है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्योंकि हमारे फिर कॉस्ट ऑफ सेल सिग्निफिकेंटली बढ़ गई 8.1%, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारा नेट प्रॉफिट भी हमारा नेगेटिव है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव है बाय ऑल मींस, ईबीटी भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। सो द प्राइमरीली अगर हम देखें, एडमिन एक्सपेंसेस नहीं बढ़े हमारे, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, बट दिस हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। अच्छा, अब बेस्ड ऑन दिस, अब अगर हम आए, हम अपना साथ ही परफॉर्मेंस के अगर हम रेशियोज निकालें, परफॉर्मेंस रेशियोज हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, लास्ट ईयर था 8 पॉइंट समथिंग, इस बार और कम हो गया है। हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ F2 नहीं होता तो यहाँ ऊपर बार में जाके मैं लिख रहा हूँ, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, ये प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज हो गए, एक हम ये निकाल लेते हैं। फिर हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE क्या है हमारी, हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी निकाल सकते हैं, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न रेशियोज। इसको हम फिर क्या देते हैं, इन्वेस्टर रेशियोज। फिर हम गियरिंग रेशियोज निकाल सकते हैं, गियरिंग रेशियोज में हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट कवर आएगा टिपिकली, डी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इसी की बेसिस पे हम फिर एनालिसिस कर लेंगे। फिर आप लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल, जैसे आप रेशियोज कहते हैं, वो निकल दिखा लें। अच्छा जी, लिक्विडिटी या वर्किंग कैपिटल रेशियो में हम निकाल सकते हैं करंट रेशियो निकाल लें, हम क्या कहते हैं, क्विक रेशियो आप कैलकुलेट कर लें, आप रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर ये निकाल सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर, या नंबर ऑफ डेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम देख लेंगे जब हम कैलकुलेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये तीनों रेशियोज और ये सारे, ये तो आएंगे आपके पास परसेंटेज में आने चाहिए। ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम एनालिसिस करें तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कोर्स कम हुआ है, राइट, हम 5.4 पे आ गए हैं वर्सेज 8.6, ये डिक्रीज है हमारी ऑफ कोर्स।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स, सिमिलरली नेट प्रॉफिट का मतलब दिस डिवाइडेड बाय सेल्स, इन तीनों में ही हमें नजर आएगा कि हमारी डिक्रीज हुई है ना। ये आ गया, ये परसेंटेज आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जी, अब सही फिगर पे डबल क्लिक करेंगे इसको तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फिगर्स इस फॉर्मूले में है। रीचेक करने एक बार इसको आए और डबल क्लिक करें तो ये 13 ठीक है, नेट प्रॉफिट सही हो गया। अब तीनों में ही आप देखेंगे डिक्लाइन है ना, और तीनों को ही मैं रेड कर देता हूँ, शो द डिक्रीज। इन्वेस्टर रेशियोज पे आए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी होती है। क्लोजिंग इक्विटी भी ले सकते हैं, ओपनिंग इक्विटी भी एवरेज आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डेटा 2 सालों का है, 2024 का तुम ओपनिंग इक्विटी से निकाल लेंगे या एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन 2023 के लिए नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि उससे पुराना डेटा नहीं है। तो बेस्ट यही है कि हम क्लोजिंग इक्विटी से कर लें। तो नेट प्रॉफिट आरओई डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इक्विटी क्या है हमारे पास, हम ये क्वेश्चन में गिवन है 518। हम यहाँ लिख भी देते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इक्विटी, इससे कर रहे हैं। सिमिलरली रिटर्न ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे तो ये निकलता है थ्रू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्लोजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्लोजिंग डी प्लस ई। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हम करें पीबीआईटी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई अगर टोटल ऐड करें तो 49518 प्लस 750, तो ये गिवन ही है 1268 हमें फिगर क्वेश्चन में, वहीं से हमने पिक कर ली और इन दोनों को उठाया और यहाँ फिर पेस्ट कर दिया। तो दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें तो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल भी गिरा है और हमारा रॉस भी गिरा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों को डबल क्लिक करके हम एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये 518 नहीं है, ये 491 है। ये फिगर्स ठीक कर लें हम, और यहाँ भी हम फिगर ठीक करेंगे, 1268 नहीं है, 1241 है लास्ट ईयर की। ये वाली फिगर्स ऊपर ठीक आ गई। ये हमने पीबीआईटी ले लिया और हमने डिवाइड किया 1241, और यहाँ हमने नेट प्रॉफिट लिया और लास्ट ईयर का 491 से डिवाइड कर दिया। सो दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें 28 से हमारा शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है वो सिग्निफिकेंटली गिर गया है और ओवरऑल भी गिरा है। इंटरेस्ट कवर पे अगर हम आए, इंटरेस्ट कवर इज हमारा पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट टू, राइट। यूं कहिए कि कितने टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ये भी नेचुरली हमारा गिरा होगा। हम इसको भी ओपन करें, कंट्रोल सी और वी, और यहाँ इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इस फिगर को भी डबल क्लिक करें तो हमने किया क्या है। तो इफेक्टिवली E19 को डिवाइड किया, E9 को E10 से, बिल्कुल ठीक है। तो इफेक्टिवली ये भी इंटरेस्ट कवर भी हमारा यूं कहिए कि गिरा है। सो वी एवर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, 4.9 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो कि 2.32 हो गया है। डी रेशो 1150 डिवाइडेड बाय 1268, और यहाँ है 750 इज इक्वल टू लगा दें यहाँ, और यहाँ है 750 डिवाइडेड बाय 127। इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, ये कोई एक मटेरियल चेंज हमें नज़र नहीं आ रही।
तो ये न्यूट्रल है। तो 60% की तकरीबन डेट थी, अब भी 59% है। अब आ जाएं हम अपने लिक्विडिटी रेशियोज पे। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, वो यहाँ नहीं है। हम हम क्वेश्चन के डेटा से देखते हैं करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास। इज 1198 डिवाइडेड बाय 1622, और यहाँ है हमारे पास 1676 डिवाइडेड बाय 1537। वैसे ही हमारे पास कोई करंट रेशो ऐसा नहीं है ये कोई 5 का था या 6 का था, 1.09 था, अब उससे कम होके हम आ गए जनाब 0.73 पे। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। वन से भी कम करंट रेशो होना, यानी योर करंट एसेट्स आर अनएबल टू मीट योर करंट लायबिलिटी। दिस इज सीरियस, दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस, दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस। इसलिए हमने इसको येलो भी कर दिया। क्विक रेशियो अगर हम देखें, जिसमें से हम कहते हैं कि जो अदर देन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश, यानी हम अपने 1198 के जो एसेट्स हैं, 1198 -29 डिवाइडेड बाय 1622। यहाँ है हमारे पास इन स्टॉक, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मटेरियल एसेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बसेस हैं, तो इसलिए स्टॉक की जो है ना यहाँ पे इतनी कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है। डिवाइडेड बाय 1537, तो इसलिए स्टॉक नहीं है, लेकिन रिसीवेबल्स एंड पेबल्स हैं इंपॉर्टेंट यहाँ। ये भी अगर आप देखें तो उतना ही कम हुआ है, तो नेचुरली इसको भी हम ऐसे ही रेड कर देते हैं। और बहरहाल है ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन। रिसीवेबल टर्नओवर अगर हम निकालें या रिसीवेबल डेज निकाल लेते हैं, रिसीवेबल डेज कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल डेज, जो आउटस्टैंडिंग डेज होते हैं, और पेबल के भी ऐसे ही हम डेज निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। तो हम इज इक्वल टू रिसीवेबल कितना है हमारा यहाँ 82 डिवाइडेड बाय जो हमारे सेल्स हैं 4510 इंटू 365 डेज। तो ये कोई बहुत मटेरियल नहीं है 6 डेज। यहाँ 52 डिवाइडेड बाय 4318 इंटू 365, ये है हमारे पास 6.6 और 4.4। ये कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल चेंज नहीं है, राइट, नंबर ऑफ डेज के परस्पेक्टिव से। पेबल का हम देखते हैं, पेबल हमारे बढ़ गए हैं, सिग्निफिकेंटली तो नहीं लेकिन स्लाइटली बढ़े हैं। 1245 डिवाइडेड बाय हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 4268 इंटू 365, ठीक है जी। और यहाँ है हमारे पास 1187 डिवाइडेड बाय 3948 इंटू 365। तो हमारे पेबल डेज भी, इसमें कोई मटेरियल चेंज नहीं है, लेकिन इट शोज दैट हमारे हम अपने पेबल सप्लायर्स को हम 3 महीने से भी ज़्यादा बाद पेमेंट कर रहे हैं, और रिसीवेबल हमें 4 से 6 दिन के हैं। इसमें कोई बहुत मटेरियल वो नहीं है इशू। अब हम ये सारी कैलकुलेशन उठाते हैं। पहले तो ये ऊपर कॉपी कर लें ताकि जो इसके मार्क्स हमें मिलने हैं वो तो हमें मिल जाएं। हम पहले उठाते हैं ये 2023-24, और ये चेंज को हम कर देते हैं परसेंटेज। अब हम उठाते हैं और अपनी इन फिगर्स को सबसे पहले ऊपर कॉपी करते हैं ताकि इनके मार्क्स तो हमें मिलें। हमने evaluate दी कैलकुलेट द की फाइनेंशियल रेशियो, उसके लिए पहले हमने ये किया, फिर हमने उठाया और हमने सारे रेशियोज जो है अपने इसकी पूरी वर्किंग कॉपी कर दी। फिर हम इस पे कमेंट्री करते हैं।
और फिर हम अभी इस पे कॉपी कर लेते हैं। इसमें अब हम कहते हैं जी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन पोजीशन। इसमें हम चाहें तो एक एक हेड करके भी यही बातें कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसी में एक के बात लिख के और सारे कमेंट्स एंड पॉइंटर्स अपने यहाँ लिख लें। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं टीटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज deteriorated during 2024. The profitability margins have significantly declined as shown by significant drop in gross margin and operating margin and net margin. The sales, the sales have slightly increased during 2024. सैलरी इंक्रीज बाय कितनी परसेंटेज, वो हम ऊपर से देख लें। सेल्स हमारी जो इंक्रीज हुई है वो इट इज स्लाइटली इंक्रीज बाय 4%, या मार्जिनली इंक्रीज, marginally increased by 4% during 2024 despite introduction of 5 new buses, whereas the cost of sales have increased by more than 8%. Resultantly, profit margins have significantly impacting, thereby significantly impacting, adversely impacting the profit margins. While more data or information is needed to evaluate why this has happened, but possible reasons could be, वो क्या, the heavy marketing cost during the year to promote new routes and new buses, which will help improve revenue going forward. Low occupancy और profitability, occupancy कह लें या passengers use of new routes established, which might take time to mature. Increase in cost of fuel या electric buses के लिए, which is yet to be passed on to the customers. और इस तरह की आप कुछ चीज़ें और लिख सकते हैं। यही हो सकता है ना पॉसिबल। हायर डेप्रिसिएशन कॉस्ट, शुरू में क्योंकि अब नई बसेज हैं तो इनकी हायर डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो सकती है। तो एक तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ। फिर दूसरा, हम ये तो हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से। तो आप हेडिंग दे सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ये हेडिंग दे दी आपने। फिर आपने लिखा दिस डिक्रीज
in profitability has also adversely impacted the shareholders' return as depicted in significant decline in ROE and return on capital employed calculated above. ठीक है, फिर आप आ जाएं, आप बात कर लें, साथ ही फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर लें एंड लिक्विडिटी एक साथ कर लें आप इसकी। यहाँ आपने प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स रिटर्न या इन्वेस्टर्स रिटर्न की बात कर ली आपने। Since TT has financed the new buses by investing via यूं कहें via cash, यानी लिखें through working capital, this has resulted in serious liquidity. This has resulted in serious fall in working capital ratios. The working capital has become negative, showing which means that TT doesn't have enough current assets to pay off current liabilities. This is certainly not a good liquidity position, a tenable position, and may result in liquidity crisis. ठीक है जी, the current या ऊपर ही इसमें कहीं डालना resultants as depicted fall in serious ratios as depicted in current ratio and QR ratio falling below 1. ठीक हो गया जी, और हम ये बात लिख सकते हैं आइडियली लॉन्ग टर्म एसेट्स should be financed via long term liabilities that should be matched, avoid liquidity issues. However, PT has chosen aggressive working capital policy, which is, वो क्या कह सकते हैं, which is alarming. Yeah, which is not good for the company's health. इस तरह के जुमले आप देख सकते हैं। अच्छा, the on the gearing side, there is no significant change in D ratio, which is at 60%, because वो तो ऑफ कोर्स है कि आपने लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिया और आपकी इक्विटी बहुत ज़्यादा सीरियस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुई और आपने डिविडेंड भी फिर उतना ही पे आउट कर दिया है। As
there is slight increase in retained earnings. अच्छा, the interest cover, however, has fallen significantly due to adverse change in operating profit. इतनी बात आपने लिख दी। इसी को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन 10%, 10 मार्क्स के लिए आई थिंक दिस इज क्वाइट, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। ठीक है जी, पार्ट ए के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। हमने, अच्छा, पार्ट ए के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। हमने बात कर ली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कि जी आपके प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही आसान है कि रेवेन्यू कम इंक्रीज हुआ है, करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से आपके तीनों रेशोज पे सीरियस इम्पैक्ट है। अब अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, एडमिन एक्सपेंसेस आपके उतने ही हैं, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग वो अगर आप याद करें द इम्पैक्ट जो आता है हमारा, हम जो बात करते हैं लेवरेज रेशोज में भी, कि जी अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, ये तो तकरीबन कॉस्ट फिक्स्ड है, ये कॉस्ट भी फिक्स्ड है, तो देयर इज जितना 34% से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है, तो हायर परसेंटेज से आपको नजर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीबीटी हमारा जो है ना वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं। सो और शेयर होल्डर्स का ऑफ कोर्स रिटर्न भी इसी परस्पेक्टिव से सिग्निफिकेंटली आरओई हमारा कम हुआ है। हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए हम एक बात और लिख सकते थे जो हमने नहीं लिखी, कि जो डिविडेंड उनका कॉन्स्टेंट रखा है कंपनी ने, विच इज़ फाइन, ताकि उनमें ये बेचैनी ना आए कि जी हमें कैश, जो हमारा कैश फ्लो है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो कैश फ्लो इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आरओई उनका सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। तो 66% सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है जो हिट ली है, और जिसकी अगर जस्टिफिकेशन ये है कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, तो उससे हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, तो इट मेक सेंस। अदरवाइज इस साल की परफॉर्मेंस में सीरियस डेंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है वो ये है कि जी लिक्विडिटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो गई है। योर एबिलिटी टू मीट योर करंट लाइबिलिटीज इज नॉट देयर नाउ। द फैक्ट दैट यू हैव इन्वेस्टेड significant amount of cash into long term assets is a very aggressive strategy। तो ये दो मोटी मोटी बातें हमने लिख ली। बाकी नंबर ऑफ पेबल डेज, रिसीवेबल डेज के बारे में भी आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट हेयर। तो इतनी बातें हमारी हो गई पार्ट ए में, 10 मार्क्स के लिए बहुत है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। तो अब हम पार्ट बी पे आ गए। पार्ट बी हमें कहता है सजेस्ट सुटेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की पीआईज दैट द बोर्ड कैन यूज इन एडिशन टू द करंट फाइनेंशियल मेजर्स। अब जो जो हमने फाइनेंशियल मेजर्स पार्ट ए में देख लिए, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस रेशियोज, इनको छोड़ के फॉर द फॉलोइंग 4 एरियाज, वो 4 एरियाज कह रहे हैं दैट आर क्रिटिकल टू द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस: फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड कस्टमर फोकस। तो हम एक एक की मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज। तो ये ख्याल करना है हमने कि जी यहाँ पे वो ऑटो स्पेल चेक नहीं करता जैसे वर्ड में होता है, तो हमें स्पेलिंग का खुद ही ख्याल करना है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से क्या होंगे पॉसिबल, मैं बुलेट्स लिखता जाता हूँ और नेचुरली आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फाइनेंशियल साइड से एक तो टिपिकल मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा, अब हम अगर हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो टिपिकली होता है जी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, राउट प्रॉफिटेबिलिटी आप कर सकते हैं, रूट्स की या राउट्स की प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, उससे पता चल जाएगा कौन सा रूट। जैसे बैंक्स में आप करते हैं ब्रांच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ठीक है। और जैसे ट्रांसपोर्ट में एविएशन हो या ये ट्रांसपोर्ट हो, तो आप हर रूट, एक आपका जो रूट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप मेजर करते हैं। तो रूट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हुए आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं जी अच्छा, लेट सपोज करें इसमें रेवेन्यू पर रूट क्या है, रेवेन्यू पर पैसेंजर क्या है, पर रूट पर पैसेंजर, वो पर पैसेंजर पर माइल भी निकाल सकते हैं आप, पर पैसेंजर पर किलोमीटर।
आपको पता चलता है कौन सा रूट कितना प्रॉफिटेबल है, और उसका किलोमीटर वाइज, डिस्टेंस वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पर किलोमीटर क्या है, पैसेंजर वाइज क्या है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ कोर्स जब आप पर पैसेंजर पर रूट आप निकालेंगे, वो भी अगर अगेन पर पैसेंजर, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट मैं कह देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। उससे आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, रूट प्रॉफिटेबिलिटी। फिर आप बस वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में आपका एक पूरा यूनिट जैसे है, वो डिवीजन बस वाइज हो सकता है। इंटरसिटी विद इन सिटी को अलग कर सकते हैं आप। बस प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप रेवेन्यू एंड कॉस्ट निकाल सकते हैं, पर पैसेंजर पर बस क्या है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट पर बस, हर बस का पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास आ रही है। सेगमेंट वाइज आप देख सकते हैं, इंटरसिटी, इंट्रासिटी, ठीक है ना। अच्छा, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसे भी निकालते हैं कि जी आपकी पर स्टाफ की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है जी। सो ये भी आपके पास एक प्रॉफिटेबिलिटी का तरीका होता है। तो मेरा ख्याल है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हर एक में हम दो दो तीन तीन बातें अगर लिख दें तो बहुत हैं। रूट बेसिस, बस बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। अच्छा, आप जो फाइनेंशियल एक ये भी होता है कि जी ROI ऑफ मार्केटिंग क्या है, ROI ऑफ मार्केटिंग आपकी क्या है। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं जनाब कि वेस्टेज की भी आप एक फाइनेंशियल में डाल सकते हैं जी। ये खैर इंटरनल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में भी आ जाएगा, वहाँ पे हम डाल देंगे, वहाँ ज़्यादा सूटेबल है कि जी कितना लॉस्ट टाइम वगैरह है वो हम इसमें डाल देते हैं अभी। इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंट्स हैं, तो इसमें आप बेंचमार्क आप ये कैलकुलेट करें। एक तो खुद अच्छा, ये जो रेशो जो सारी चीज़ें जब आप निकालेंगे, ना सिर्फ अपना ट्रेंड एनालिसिस बल्कि बेंचमार्किंग विद कॉम्पिटिटर्स एज वेल। तो ना सिर्फ ओन कंपनी ट्रेंड एनालिसिस करें इसका, इन केपीआईज का जो फायदा ये होता है, आप केपीआईज को ओवर अ पीरियड मॉनिटर करते हैं और अपनी प्रोग्रेस भी देखते हैं कि लास्ट ईयर से इस ईयर और पिछले सालों से मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ वर्सेस हाउ परफॉर्मेंस आपकी है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। सो ओन कंपनी ट्रेंड एनालिसिस ईयर ऑन ईयर एंड as well as benchmarking of KPIs with competitor, with key competitors जो है आपके, उससे आपको आपकी सही परफॉर्मेंस पता चलती है। ये काम आप करेंगे इन सारे जो भी हम जितने अभी हम केपीआईज की डिस्कशन करते हैं। तो इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी में आप ये देखेंगे, अच्छा आपकी स्टाफ पर बस आपके पास कितना है, ठीक है। आपने 10 लोग एक बस के लिए रखे हुए हैं, हेड ऑफिस और सब मिला के, या आपके पास जो है ना, और कॉम्पिटिटर के पास 5 स्टाफ पर बस है, ठीक है जी। ये देखेंगे। अच्छा, बस यूटिलाइजेशन पर डे, आवर्स में, नंबर ऑफ आवर्स बेसिस भी कर सकते हैं। राउट्स, कितने राउट्स जो है ना आप कंप्लीट करते हैं, राउट्स कंप्लीटेड पर डे कितने हैं। एक बस एक रूट पे चल रही है और आप वो उस राउट पे उस पे 10 चक्कर काट रही है, या जो है वो 5 बार उसको कंप्लीट कर रही है, उससे भी आपकी एफिशिएंसी पता चलती है इंटरनल। कितने स्टाफ पर बस है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब आप ये भी देखते हैं, अब इंटरनल एफिशिएंसी में आप ये भी देख सकते हैं। ये मैं मुख्तलिफ थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जी आपका आइडल टाइम पर बस पर डे क्या है, कितने घंटे के लिए मेंटेनेंस के लिए आपकी बस जाती है। पता चला जी आइडल टाइम है हमारा 6 घंटे 8 घंटे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है लॉस्ट टाइम ड्यू टू ब्रेक डाउन, फेलियर्स पर मंथ, पर डे, पर मंथ क्या है आपका ओवरऑल कंपनी का, कि भाई इतने घंटे तो हमारी बस ही ख़राब रहती है, तो अगर एक एसेट पड़ा हुआ है वो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो नेचुरली ये नुकसान है, ये इनएफिशिएंसी है आपकी।
फिर आप अपनी बसेस के इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि अच्छा जनाब, हमारी जो इंटरनल एफिशिएंसी के जी, हमारी ऑक्यूपेंसी रूट वाइज क्या है, कितनी जो है ना सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, यानी पैसेंजर्स ऑक्यूपेंसी। ठीक है, वो बस वाइज, रूट वाइज, ये आप कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी रूट वाइज भी कर सकते हैं, ऑक्यूपेंसी बस वाइज भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आपकी बसेस बहुत पुरानी हो, उस पर लोग नहीं जा रहे, कुछ रूट आपके ख़राब हैं, उस पर लोग नहीं जा रहे। ये भी एफिशिएंसी का एक तरीका है, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मेजर करने का। अ, उसके बाद आप अपना क्या कहते हैं, जो आपकी जो बस है बेसिकली, उसका जो एक मेजर एक्सपेंस है वो फ्यूल है। तो कितनी आपकी जो ना माइलेज कितनी है, माइलेज जैसे हम कहते हैं एवरेज, कितने किलोमीटर पर लीटर, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी कितनी माइलेज जा रही है। तो वो डिपेंड, उससे भी आपकी एफिशिएंसी आती है। ठीक है जी। सो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कितनी है पर आवर, मेंटेनेंस कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर, पर बस, पर राउट, ये आप कैलकुलेट करें। ये आपके इंटरनल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के मेजर हैं कि जी मेरी बस पे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना पर डे या पर मंथ आती है जी 50,000, कॉम्पिटिटर की आती है 30। तो इसका मतलब है कि मैं सही यूज़ नहीं कर रहा। या देयर some way my usage of the bus is resulting in कि जी बस की लाइफ को भी इम्पेक्ट कर रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ा रही है, या मेरी बसेस की लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है, पुरानी बसेस हैं, इससे ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। एंड ऑल दैट हैज़ अ कॉस्ट इम्पैक्ट अल्टीमेटली। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आए, ये सारी बातें ज़रूरी नहीं आप लिखें, मैं तो आपको ये सारे थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी वर्किंग और आपका आंसर होगा। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ये इसके केपीआईज ये ड्राइव होते हैं, दीज केपीआई आपके स्ट्रेटेजिक प्लान से। केपीआईज प्रैक्टिकली, the KPIs around this area come from 3 to 5 years strategic जो प्लान होता है, जो प्लान of the entity, and these areas and these typically include what। अब आप एक अपना कंपनी का जनरली लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं कि मैं 3 साल 5 साल में यहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को। आप स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाते हैं, उसमें ये होता है अच्छा मेरा मार्केट शेयर इतना है, मार्केट शेयर है, रेवेन्यू वाइज मेरा इतना है, बसेस वाइज इतना है, वो मेरा मार्केट शेयर का मैं टारगेट करता हूँ। आज मैं 2% मार्केट शेयर पे हूँ, मुझे 6% पे जाना है। तो उसी हिसाब से मैं अपनी बसेस बढ़ाऊंगा, अपने रूट बढ़ाऊंगा, अपना रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। उसकी फिर वो पूरी प्लानिंग होती है, फिर वो ईयरली केपीआईज और टारगेट्स में चीज़ें शिफ्ट होती हैं। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में केपीआई होता है आपका मार्केट शेयर, उसी से निकलती हैं आपकी नंबर ऑफ बसेस, रूट्स, कितनों पे आप ऑपरेट करना चाहेंगे, कितनी बसेस। फिर आपका मिक्स होगा ऑफ इलेक्ट्रिक वर्सेस नॉर्मल व्हीकल। आपका एक होगा कि जी मैं ऑल ग्रीन सस्टेनेबल ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, तो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी इलेक्ट्रिक बसेस ले आऊँगा। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए जी इंटर सिटी, इंट्रा सिटी कितनी मेरी ग्रोथ होगी। मैं टारगेट सेगमेंट मैं क्या रख रहा हूँ कि मैं इंटर सिटी पे ज़्यादा ग्रो करूँगा या इंट्रा सिटी विद इन में ज़्यादा ग्रो करना चाहूँगा। तो ये आपके मेजर केपीआईज होते हैं। एज ऑफ व्हीकल्स ऑफ टारगेट करते हैं आपके भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज मेरी एवरेज एज है 8 साल में, इमीडिएटली तो सब चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं इस तरीके से अपनी फंडिंग प्लान करूं और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, मैं एवरेज लाइफ को 4 ईयर्स पे ले आऊँ, 3 ईयर्स पे ले आऊँ। यू नो, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू ट्राई आपके। फिर आप ये देखते हैं अच्छा मैं कस्टमर के मेरे जो सर्विंग चैनल्स हैं वो 3 हैं, पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशन में कितनी मेरे पास आज मैं
3 कोलैबोरेशंस हैं, मैं आगे जाके 8 कोलैबोरेशन मीडियम्स शो करना चाहता हूँ कि मेरे मेरे प्लेटफॉर्म, मेरी टिकट 4 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, तो 6 प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हों। यानी मेरे मेरे मैं कोलैबोरेशन करके मैं ट्रांसपोर्ट पे हूँ, तो मैं और किसके साथ जो है ना कोलैबोरेट करके उनसे क्रॉस सेल कर सकता हूँ, अप सेल कर सकता हूँ अपनी चीज़ की। तो इस तरह की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में आपके पास पेमेंट मोड्स हैं कस्टमर के। लेट से मैं भी कैश और कार्ड लेता हूँ, तो मैं कुछ और जो है ना पेमेंट मीडियम्स ऐप अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में क्या ग्रोथ चाहता हूँ। मेरे कस्टमर फेसिंग, मैं वेबसाइट पे जाके लोग मेरी सिर्फ टिकट्स परचेज करते हैं, तो अब ऐप के थ्रू भी करें। तो फला रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी मेरी बस की टिकट्स अवेलेबल हों। इस तरह की चीज़ें आप जो है ना अपनी कस्टमर सर्विस की जो विंडोज़ हैं वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विंडोज़, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में आप ये गोल रखते हैं कि मैं इस तरीके से अपनी ग्रोथ करूंगा। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, मैंने मोटी मोटी बातें इसमें पॉइंटर्स की फॉर्म में नोट कर दी। कस्टमर के फोकस के पर्सपेक्टिव से जो आपके केपीआई होते हैं वो बड़े सिंपल है, वो आई थिंक एवरीबडी कैन इजीली डिटरमिन। और आप इस पे तो दिस इज द इजियर पार्ट, कस्टमर फोकस ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, वो एक केपीआई कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम टैट जिसे कहते हैं फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स, कितना मेरा टर्न अराउंड टाइम है, मैं 2 घंटे में सॉल्व कर लेता हूँ, 5 घंटे में कर लेता हूँ, 2 दिन लेता हूँ, 50 दिन लेता हूँ। कस्टमर लॉयल्टी की एक क्राइटेरिया होता है कि कितने रिटेन कर रहा हूँ मैं, कितने ऐसे कस्टमर हैं जो हर महीने मेरा पास लेते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि मैं लूज कर रहा हूँ। रिटेंशन के आप एक टारगेट्स बना सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी रिटेंशन। लॉयल्टी कार्ड्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स करके कि भाई कितने कस्टमर्स हैं जो मेरे पास जिनके आप जनरली, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पासेस होते हैं कस्टमर्स के ना, वीकली पास होता है, मंथली पास होता है, एनुअल पास होता है, कितने लोग हैं जो अपना वीकली मंथली पास रिन्यू करा रहे हैं, तो मुझे पता चलता है कि रिटेंशन कितनी है मेरी, मेरी कस्टमर लॉयल्टी कितनी है। वहाँ से हमें कस्टमर फोकस का एक आइडिया होता है। ठीक है। और मेरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रैक्शन स्कोर्स, जनरली आप सर्वेस करा रहे होते हैं पीरियोडिकली थर्ड पार्टी, और जो है ना इंटरनल थर्ड पार्टी सर्वेस इसके थ्रू, अपनी कंपनी के भी और थर्ड पार्टी सर्वेस के थ्रू आप ये देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है आपकी। सो यूं आई थिंक, अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी भी से भी आप चेक करते हैं कि अच्छा कितनी प्रीमियम कस्टमर इज विलिंग टू पे। अगर मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, अच्छा आप जैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी इंटरनल एफिशिएंसी में भी आप ये कर सकते हैं कि जी टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑफ यानी टाइमलीनेस, ये कस्टमर के उसमें भी आता है, यहाँ भी आ सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टाइमलीनेस, कि आप एक अगर आपकी 8 बजे एक बस रूट पे आती है तो 8:05 पे तो नहीं आ रही, 8:15 पे तो नहीं आ रही, या डिलेस टाइमलीनेस, या डिलेस को आप मॉनिटर करते हैं कि जी तो यहाँ भी जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, यही लिंक होता है विथ इंटरनल एफिशिएंसी। अब आपकी बस है, पता चला जी वो आपकी बस इस रूट पे आती है, पता है कि जी 8 बजे आती है, फिर एक 9 बजे आती है, फिर 10 बजे आती है, अब 8 की जगह 8:15 आ रही है, 8:10 आ रही है, कभी आ ही नहीं रही। तो जी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, ये एरिया कस्टमर फोकस उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, कस्टमर की कंप्लेंट्स के थ्रू भी। और अगर आपकी टाइम होती है, तो अगर आपकी सर्विस कंसिस्टेंट एंड रेगुलर है तो प्राइस इलास्टिसिटी आपकी फेवर में आती है, कस्टमर इज विलिंग टू पे प्रीमियम, इससे भी आप मेजर करते हैं। ये थोड़ी लिंक्ड चीज़ें हैं, मुझे यहाँ से क्लिक हुई, हम वहाँ पे भी ये बात डाल सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर दी मोटे मोटे केपीआईज दैट यू कैन फिक्स, एंड जिसके थ्रू आप अपनी इन चारों एरियाज में परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक वी कैन कंक्लूड, 6 मार्क्स का ये पार्ट है, वी कैन कंक्लूड दिस। देन आता है हमारा पार्ट सी।
पार्ट सी कहता है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द लिक्विडिटी प्रॉब्लम दैट द कंपनी इज फेसिंग एंड सजेस्ट मेथड्स दैट टीटी कैन इंप्लीमेंट टू मैनेज आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डेफिसिट्स। अच्छा जी, अब मैं पार्ट सी को मैं यहीं पे ही कर देता हूँ कि जी कॉज ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस एंड methods to fix, methods या ऑप्शंस कि इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो प्राइमरी जो हमारा लिक्विडिटी प्रॉब्लम का जो कॉज है ना, वो है एसेट लायबिलिटी मेच्योरिटी प्रोफाइल का मिसमैच। अगर हम देखें एसेट लायबिलिटी, इसकी मेच्योरिटी प्रोफाइल, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को से फाइनेंस करना चाहिए। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है लास्ट ईयर तक था वो 1241, ठीक है, 1.2 इक्विटी और डेट दोनों मिलाएं, और आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं 1.1। तो ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स भी और कुछ पोर्शन ऑफ योर करंट एसेट्स आर आल्सो बीइंग फाइनेंस्ड बाय योर कैपिटल। तो ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपका, अब आप बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल 1268 है और आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स 1692 है। फैक्ट दैट टीटी chose to finance non-current assets from working capital is the root cause of the liquidity issue। ठीक है, जनरली आप ये बात लिख सकते हैं, मैं सारी बातें लिख नहीं रहा लेकिन मैं ये नोट कर रहा हूँ, जो आप ये बात लिखें कि जनरली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है शुड बी आइडियली वो ग्रेटर देन होता है मेच्योरिटी मिसमैच का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन योर लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कह रहे हैं आप। ये आप नॉन करंट एसेट्स और पार्ट ऑफ करंट एसेट्स कोशिश करते हैं, वो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स जो कि रिलेटिवली फिक्स हैं जो होते हैं, वो आप कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल से करें। तो ये आपकी इक्वेशन है, इन अ गुड कंपनी, इन अ नॉर्मल कंपनी दी टिपिकल फाइनेंसिंग इज लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल जो होता है आपका, वो ना सिर्फ आपके नॉन करंट एसेट्स को फाइनेंस करता है बल्कि पार्ट ऑफ करंट। यहाँ हमारा उल्टा हो गया, हेयर हेयर नॉन करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट जैसे हम कह रहे हैं। ठीक है, विच मीन्स नॉन करंट एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम वाया करंट लायबिलिटीज, विच इज नॉट गुड ऑफ कोर्स। ठीक है, आप करंट लायबिलिटीज से आप वर्किंग कैपिटल जो आपने इफेक्टिवली, आपने जो पेबल से जो कैश रेज किया है, आप उसको यूज कर रहे हैं इन फाइनेंसिंग व्हाट, इन फाइनेंसिंग योर पेबल से आप फाइनेंस कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स को, वाई करंट लायबिलिटीज, विच इज effectively the root cause has resulted, is the root cause of the liquidity issue। ये तो रूट कॉज को तो मैंने ऐसे बयान कर दिया। अब हाउ डू यू फिक्स इट, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। अब ऑप्शंस पॉसिबल आपके पास क्या है टू फिक्स इट, इज वन इज दैट आप इमीडिएटली तो पहले ये कर सकते हैं कि जी आप एक ओडी या रनिंग फाइनेंस की लाइन ले लें फ्रॉम बैंक। ठीक है, दूसरा जब तक कि आप इस मिसमैच को ख़त्म करें, ठीक है ना, या दूसरा आपके पास ऑप्शन उसके बाद लॉन्ग टर्म, ये तो आपका इमीडिएट, दिस इज इमीडिएट, ये तो आप इमीडिएटली करें। ये सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जनाब आप
जो है वो एक RF या OD लाइन ले लें, ताकि अगर कोई आपको इशू हो पेबल लेवल को सेट करने में, तो आप वो उसको जो है ना वो कर सकें, आराम से हैंडल कर सकें। दूसरा आपके पास ऑप्शन है लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप रेज करें, ठीक है, और उसमें आपका सिक्योरिटी शुडंट बी एन इशू, क्योंकि आपके पास जो है ना वो फिक्स एसेट्स मौजूद है, फिक्स एसेट्स आते हैं। मैं ये बुलेट की फॉर्म में लिखना, उसको आप ऑफ कोर्स पैराग्राफिंग कर लेंगे, सेंटेंसिंग इसके बना लेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप ले लें, रेस कर लें, हाउएवर आपने सिर्फ ये देखना है, आपने DE रेशो नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। और तीसरा आपका ये है, अच्छा तीसरा आपका क्या है अपना, आप इक्विटी रेस करें। अच्छा एक चीज और भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इस रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, और फिर डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी भी है। अगर इन 2020, ये भी एक आप रूट कॉज लिख सकते हैं। इन 2024 अगर आप नेट प्रॉफिट, जैसे आपने 138 का किया था, और 150 200 का नेट प्रॉफिट अगर आप रेस कर लेते, तो 150 200 एसेट का डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो उससे कैश भी जनरेट हो जाता है, रिजल्ट्स इन फॉर विच हैज रिजल्टेड इन लेसर कैश जनरेशन इन 24। अगर आपके इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट जितने हो, अगर आप 200 250 का नेट प्रॉफिट अर्न कर लेते, तो टू दैट एक्सटेंड आप कंपनसेट हो जाते, आपके वो कैश में आ जाता, तो पार्ट ऑफ दैट आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आ जाता। या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंट इन्हांस करें, इक्विटी रेस करें, ठीक है, या फिर आप सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज अगर आपकी फोरकास्ट है, फिर ये अगले साल, ये तो साल बुरा था, अगले साल हम 300 400 का हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तो फिर आप कंपनसेट हो जाएंगे। 300 400 का प्रॉफिट आ गया, तो ये 400 का जो नेगेटिव आपके पास करंट एसेट का डेफिसिट है, ये आपको फिर कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस या इक्विटी रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट से ही वो कैश जनरेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म आपके लिए ये तो इमीडिएट है, जैसे इमीडिएट ये तो करने के बाद, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसको हैंडल करने के फिर आपके पास ये है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो एक आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हैं, दूसरा आप इक्विटी रेज कर सकते हैं। इक्विटी रेज आप करेंगे राइट इशू के थ्रू। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक वो जो है कि जी विथ होल्ड डिविडेंड्स, डिविडेंड्स को विथहोल्ड किया जाए। वैसे डिविडेंड्स बहुत सिग्निफिकेंट, दो दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ये भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट आप, लेकिन वो 20 की अगर आप डिविडेंड विथहोल्ड भी कर लें तो कोई बहुत बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये भी होता है। आप लिखना चाहें लिख लें, लेकिन ना लिखना चाहें तो उसको छोड़ दें, बिकॉज डो नॉट विथहोल्डिंग, यूं कह लें विथहोल्डिंग डिविडेंड्स विल नॉट हेल्प, विल नॉट हेल्प एज दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, यूं लिख लें। तो आप इक्विटी रेस करें राइट इशू के थ्रू, और तीसरा ये है कि आपकी सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपका फोरकास्ट है तो उससे आपको इंटरनली कैश जनरेट हो जाएगा, विल रिजल्ट इन इंटरनली जनरेटेड कैश, और उससे आपकी वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो ये दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस इट। इस शॉर्ट टर्म डेफिसिट को, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे थोड़ी सी कहानी लिख लें कि जी आप लॉन्ग टर्म एक लोन बैंक से और ले लें, या कोई आप पेपर इशू कर लें, उसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और यस आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दैट शुड बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। जो एसेट्स वो आपके हैं, एसेट की यूटिलाइजेशन इंशाल्लाह इंक्रीज होगी, तो वो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यू कैन कवर दैट। इक्विटी रेस करना, ये आप शेयर होल्डर्स की एपेटाइट देख लें, शेयर होल्डर्स से आप इक्विटी रेस करवा लें, राइट इशू कर दें, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा ये है कि आपकी आप कहें ना कि अगले 1 2 सालों के अंदर, वैसे ही हम 250 250 300, आपने वैसे ही 138 का एक नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, अगर आप 200 250 का नेट प्रॉफिट 1 2 सालों में अर्न कर रहे हैं, तो फिर आप इससे बाहर आ जाएंगे, और इमीडिएट इशू के लिए आप ओवरड्राफ्ट ले लें। आई थिंक विद दिस यू कैन इजीली कवर दिस 9 marks part. So with this we conclude this question number 2,
उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, थैंक यू।